जब एक हल्के में 3-3, 4-4 लोग आपकी एक ही पार्टी के इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे तो इलेक्शन हारेंगे ही, और क्या होगा। हर हल्के की अपनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है और वो मैनेजमेंट के इश्यूज की वजह से ज्यादातर इलेक्शन जो है वो केपी में हारे हैं। पीटीआई का जो जन्म है वो पेशावर में हुआ है और पीटीआई पेशावर में दफन हो जाएगी। कोई इज्जत वाला शख्स हो तो वो खुदा हाफिज कहकर चला जाए। मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। अगर आप गौर से रिजल्ट कार्ड पढ़ें तो आप नीचे से ऊपर पहले नंबर पर आए हैं। हेलमेट पहनकर किसको जाना पड़ना इलेक्शन में वो तो वक्त बताएगा। इमरान नियाजी नेटो कमांडर है, नो एक्शन टॉक ओनली। सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, वो बेवकूफ बनाने में खूब माहिर है। वतन चलाना इस आदमी की बस की बात नहीं, वो तो सिर्फ इल्जाम तराशियों में खूब माहिर है। फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला वार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे हम संभालेंगे। यूँ लग रहा है कि जरदारी साहब जो हैं उनको डील नहीं मिली, अदरवाइज अगर डील मिल गई होती तो जलसों में इस तरह की बातें नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्लैश में खुश आमदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में अपने घर से शिकस्त के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसकी जानिब से जिस तरह की बातें की जा रही हैं, एक अच्छी बात जो अभी तक सामने आई है वो ये है कि वो इस इलेक्शन को मान रहे हैं और अपनी गलतियों को भी तस्लीम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब मैदान में आने का फैसला कर लिया है और उन्होंने ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं कि पीटीआई मेड मिस्टेक्स इन फर्स्ट फेज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस एंड पेड द प्राइस। और आगे उन्होंने ये कहा है कि आगे वो खुद से जो कैंडिडेट्स की सिलेक्शन है उसको देखेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ होगा वहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन का, उसका नतीजा मुख्तलिफ होगा और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक मजबूत जमात के तौर पर वापस उभरेगी। अब वजह क्या है इस इलेक्शन में हारने की? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं कि उनकी अपनी गलतियाँ हैं, आपसी लड़ाई झगड़े हैं या फिर महंगाई। ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे, ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा। इसके अलावा और भी दीगर मौजू हमारे पास होंगे जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आज मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनकी एक मुबैना तौर पर ऑडियो लीक एक और सामने आई है। मुबैना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया है और ना ही इसके ऊपर कोई बात किया। इससे पहले जो आई थी ऑडियो उस पर उन्होंने कहा था कि वो उनकी आवाज़ है, इसके ऊपर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब का कल का बयान जो है उसके ऊपर बात करेंगे कि कौन उनके पास गया था ये फार्मूले की बातें करने के लिए कि कोई फार्मूला बनाएं, मुल्क को ठीक करना है, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया कि पहले इनको घर भेजें उसके बाद हम फार्मूला बनाएंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। सेनेटर सहर कामरान साहब साथ मौजूद होंगी, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद होंगे और नदीम कुरैशी साहब रहनुमा तहरीके इंसाफ हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नदीम कुरैशी साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगी, क्या गलतियां हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की? क्या ओवर कॉन्फिडेंट थी इस इलेक्शन में? जो सिलेक्शन की गई, जो पार्टी टिकट्स दिए गए, उसमें किसकी गलती है? किसने गलत टिकट्स दिए कि वज़ीर आज़म जो हैं अब उनको खुद ये ऐलान करना पड़ा है कि मैं खुद मैदान में आऊँगा और टिकट्स जो है किसको देनी है, कैंडिडेट्स की सिलेक्शन किस तरह से करनी है, मैं खुद देखूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आयशा, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी शख्स हकीकत से मुंह मोड़ेगा तो मुनासिब उसका ये फैसला नहीं होगा। महंगाई एक इतना बड़ा फैक्टर है इस वक्त पूरे मुल्क में कि अगर हम ये कहें कि जी इससे किसी गवर्नमेंट को कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल झूठ है। पूरी दुनिया में इस फ्लैश ने लोगों को डिस्टर्ब किया। अभी आप पड़ोसी मुल्क में देखें, हिंदुस्तान में बाई इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी जिसने इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया था जनरल इलेक्शन में, वो तमाम नशिस्तें वहां से हार गई। मैं समझता हूं कि पीके के बाई इलेक्शन में या लोकल बॉडी इलेक्शन में हमें दो चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। इसके नताइज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तस्लीम कर ली है, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो हमने देखनी है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार फाटा जो इलाके जो केपी के साथ मर्ज हुए, वहां पर लोगों ने लोकल गवर्नमेंट के लिए अपना हक राय दे इस्तेमाल किया। दूसरी बात, गवर्नमेंट में रहते हुए केपी गवर्नमेंट ने बिल्कुल कोई अमल दखल नहीं किया इंतखाबी नताइज को तब्दील करने में जो माजी में होता रहा। अच्छा, पहले भी ऐसा रहा कि गवर्नमेंट के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हुआ करते थे वो हार जाया करते थे, चूंकि
इलेक्शन होते थे गैर जमाती, वो जीतने के बाद गवर्नमेंट का पार्ट बन जाया करते थे। इस बार थोड़ा एक मुख्तलिफ इलेक्शन था कि जमाती इंतखाब हुए और लोगों को पहली बार अपना तहसील हेड, अपना मेट्रोपॉलिटन का हेड डायरेक्ट लोगों ने मुंतखब किया। तो मैं समझता हूँ इंतखाबी नताइज पर 2-3 चीज़ों के असरात जरूर आए। महंगाई उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं खुद ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ और मैं चीज़ों को देख भी रहा होता हूँ और चीज़ों को समझ भी रहा होता हूँ। मुझे आइडिया है इस चीज़ का कि हम किसी भी सूरत इंतखाबी नताइज से को अगर मैच करेंगे कि जी महंगाई का इफेक्ट नहीं है, तो कतन ऐसा नहीं है कि महंगाई का इफेक्ट ना हो। महंगाई ने 100% इन नताइज को इफेक्ट किया और इसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा और सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमने देखना ये है कि क्या किसी जमात ने, जो माजी में जिस तरह से जमातें इल्ज़ाम लगाया करती थी कि जी इंतखाबी निज़ाम ये ख़राब है और हमें ये रिजल्ट सारा मुनव्वर किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना किसी इदारे पर इल्ज़ाम लगाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी जगह भी इंतखाब बिल्कुल ग्रेशियसली हम देख रहे हैं। बिल्कुल ये मानना पड़ेगा हमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्सेप्ट किया है ये जो नताइज आए हैं, अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। दानियाल चौधरी साहब, ये क्रेडिट तो आप देते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उन्होंने कोई अमल दखल, कोई हुकूमती मशीनरी वहां पर इस्तेमाल होती हुई नजर नहीं आई और जिस तरह से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी शिकस्त को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आयशा, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो हुकूमत है कि जिसने 12 बाई इलेक्शंस कराए और उसमें से ये 9 हारी। ये वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली हुकूमत है जिसने कैंट के इलेक्शंस में क्लीन स्वीप, दे वर आउट, दे वर वॉश्ड, हारी। ऊपर से अब जहां लोकल बल्दियाती इलेक्शन आया है, हम बात करते हैं पेशावर की, ये कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन खराब थे? ये कैसे कह सकते हैं ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे? इलेक्शंस करवाए इन्होंने, प्री पोल रिगिंग इन्होंने की, इन्होंने अपने लोगों के थ्रू बंदे इन्होंने उठवाए, इन्होंने प्रेशराइज इदारों के थ्रू अलग करवाया इन बल्दियाती इंतखाबात में, और इसके बावजूद हार गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो हार गई ना जी। यही तो है इनकी इनकॉम्पिटेंस, यही तो है इनकी नालायकी, यही तो है इनकी नाअहली। और वो क्यों है कि जब आपकी महंगाई वहां तक पहुंची कि लोगों की चीखें निकल गई, आपने वादे किए थे लाखों घर देने के, लेकिन आपकी पॉलिसीज की वजह से 20 मिलियन लोग हैव फॉलन बिलो द पॉवर्टी लाइन। आपने नौकरियां देने की बात की थी, यहां नौकरियां, अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में हाईएस्ट हो गई है। तो आप जब यहां महंगाई की शरह एक तरफ बढ़ी है, डॉलर अपना डिवैल्यू हो रहा है, गरीब आटा चीनी वालों की लेने खरीदने वालों की चीखें निकल गई हैं, पेट्रोल आप 20-20 रुपए बढ़ाते हैं और 2-2 रुपए कम करते हैं, लोग अपना 20-21 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाला बंदा अपने घर का बजट नहीं बना सकता। तो व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट? हाउ डिड यू इवन एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट? ये तो वो मान रहे हैं ना, ये तो वो खुद मान रहे हैं। हम मोस्टली यही देखते हैं, पीटीआई रहनुमा, वफाकी वज़रा, इवन वज़ीर आज़म भी ये बात करते हैं कि बिल्कुल महंगाई है, लेकिन वो कहते हैं कि महंगाई जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई की वजह से मुल्क में महंगाई है। एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट यू नीड टू एनालाइज दिस। मुझे आप लास्ट गवर्नमेंट बताएं जहां सिटिंग गवर्नमेंट अपने लोकल बॉडी इतनी बुरी तरह हारी हो। यू विल नॉट, यू कांट फाइंड इट, बिकॉज ये आज से 30 साल पहले हुकूमतों ने जहां तबाही निकल गई थी, मार्शल लग रहे थे, ये उस पोजीशन में आ गए हैं आज के कोई हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वो तब्दीली की बात करते हैं ना, तब्दीली की बात करते हैं, तो इसको मान लें कि ये तब्दीली है। क्या तब्दीली है? ये तब्दीली है कि वो हार गए हैं, हुकूमत में होने के बावजूद हार गए। नहीं, तब्दीली ये है कि इनकॉम्पिटेंस, महंगाई, बेरोजगारी पाकिस्तान की इस पीक में चली गई है कि आज अवाम जो है, जिनको पता है कि लोकल बॉडीज को पैसे हुकूमत से आने हैं, जिनको पता है कि पैसे ऊपर मिनिस्टर्स और एमएनए से आने हैं, उन्होंने उनको वोट देने से ना कर दी। उन्होंने क्या, हमारे काम बेशक ना हो लेकिन हम इन हुक्मरानों को वोट नहीं देंगे, हमारे गली मोहल्ले में गैस और बिजली की तारें बेशक ना डलें लेकिन हम इनके मेंबर्स को, चेयरमैन को, मेयर्स को वोट नहीं देंगे। इन लोगों ने फैसला किया कि आप बेशक हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को ये पैसे ना दें, उनको जो मर्जी करें, लेकिन हम पीटीआई को वोट नहीं देंगे। पीटीआई इन केपी, पीटीआई इन पंजाब हैज बिकम अ स्टिग्मा। पीपल हु हैव वोटेड फॉर देम, वो लोगों से मुंह छुपाते हैं, कहते हैं हमने तो उनको सपोर्ट किया था, वोट नहीं दिया था। लोग इनको मानने से तैयार हैं कि हम इनके सपोर्टर वोटर्स हैं। और आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह इनका अगले साल, द कमिंग ईयर, द इलेक्शन ईयर, इनका वो हाल होगा कि ये अपनी हिस्ट्री में ये जो सियासी शहीद बनना चाहते थे ना, जो हमने इनको नहीं बनने दिया, इंशाल्लाह ये अपने निकलने से कासिर होंगे। दे विल नॉट,
मतलब आई स्टिल कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ विल दे इवन फेस अ पर्सन जो बेचारा गरीब अपने बाप को इंसुलिन लगाता है, जिसको हफ्ते में एक दिन इंसुलिन हफ्ते में लगती है, वो कैसे उस बंदे को कैसे करेंगे, शुगर पेशेंट को, ये बीपी के पेशेंट को कैसे फेस करेंगे, ये और बीमारियों के पेशेंट्स को, हार्ट के पेशेंट को कैसे करेंगे। आपको पता है ये पहली हुकूमत है जिन्होंने आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाइयों के फंड खत्म कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। दानियाल साहब आपका पॉइंट आ गया है। सहर कामरान साहिबा भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सहर साहिबा, आप समझती हैं, आप दानियाल साहब की बात सुन रही हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है ये कि एक सूबे में जिस पार्टी की हुकूमत हो वहां से वो बल्दियाती इलेक्शन इस तरह से हार जाए? शुक्रिया आयशा। बात ये है कि जब हुकूमत प्लेट में रख के दी जाए, एक सिलेक्टेड शख्स की सिलेक्शन का क्या कहना, ठीक है, जिसके अंदर ये मैं समझती हूँ इंडोर्समेंट है इनकी इनकॉम्पिटेंसी की, इनकी नाअहली की, इनकी नालायकी की, और इस बात की कि ये इस बात के भी अहल नहीं थे कि इनको ये हुकूमत मिलती। ये जिस तरीके से इनको ये हुकूमत मिली थी उसी तरीके से आज जो है इनके सामने ये शिकस्त आ गई है। बात यह है कि इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब एक तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि महंगाई की वजह से हमें शिकस्त हुई। एक तरफ ये कहते हैं कि जी अब मैं जो है वो नोटिस ले लिया मैंने, अब सिलेक्शन मैं करूंगा। तो पहले भी तो सिलेक्शन आप ही की थी ना, जिसको आपने माफिया कहा। आपने अपनी काबीना की सिलेक्शन की और आपने इस बात को बार बार इंडोर्स किया कि आपकी सिलेक्शन एक फेलियर थी, चाहे वो आपकी काबीना थी। अगर आज आप कहते हैं महंगाई है, तो जिस तरीके से आपने अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले, जिस तरीके से आपने बीओआई के चेयरमैन बदले, जिस तरीके से आपने एफबीआई के चेयरमैन बदले, जिस तरीके से आपने स्टेट बैंक का हाल किया, तो समझ तो आ रहा है कि आपकी जो नाअहली और नालायकी वो क्या थी। ना आपको तजुर्बा था, ना आप अहल थे, ना आप संजीदा थे। आपने आज तक वो रवैया ही नहीं अपनाया जिससे पता चले कि आप जो है वो अमूरे हुकूमत की तरफ किसी किस्म की संजीदगी रखते हैं। आप तो जिस दिन से आए कंटेनर पे बैठे हैं, आपका तो एक ही काम है, चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, गाली गलोच, दूसरों को इल्जाम तराशी, आपने अपने काम को तो संजीदगी से लिया ही नहीं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो है ये जो नताइज आए हैं ये एक आईना है इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब के लिए। ये जो आप पहले कहते थे कि जी माफिया है जो मुझे चलने नहीं दे रहे, आपने अपनी सफों में उन माफिया को तलाश करना था और आप ना कर पाए। ये जो आप कह रहे थे मैंने कमीशन बना दिए हैं, जो आपने अद्वियात की कीमत बढ़ने के ऊपर अपने वुज़रा हटाए थे और दोबारा उनको बनाया था, ये सारा कुछ अब सामने एक्सपोज हो गया ना। आप ये कहती हैं कि जी इन्होंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, इन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की। सबसे बड़ी मुदाखलत तो इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब ने की, जिसने इलेक्शन कमीशन की तमाम जो हिदायत थी उनको एक तरफ रख के जाके मंसूबे अनाउंस किए, जाके हेल्थ कार्ड अनाउंस किए, इलेक्शन पर असर अंदाज होने की कोशिश की। जिस तरीके की जो जुबान अली अमीन गंडापुर ने इस्तेमाल की, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को धमकियां दी, तो ये क्या ये समझते थे कि सिर्फ धमकियों से, धौंस से, धांधली से और जो है लोगों को लालच देने से, गुमराह करने से और झूठ से इलेक्शन जीता जा सकता है? मैं बता रही हूँ इलेक्शन की कोई बात नहीं है। ये अब ये अवाम का सामना करने का जो है वो नहीं है इनमें हौसला, और जो इनके संजीदा मेंबर्स हैं वो इस बात को जानते हैं। जिनके हल्के थे, जिनको शामिल कराया गया, जिन्होंने इस पार्टी में शामिल होकर हुकूमतें बनाई, उनको मालूम है कि वो अपने हल्कों में नहीं जा सकते। और ये हमने बारहा सुना, इनके जो एलाइज हैं उनसे भी सुना और बारहा उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने। इवन विफाकी वुज़रा जो हैं वो भी इस तरह की, परवेज खटक साहब ये बात कर चुके हैं, मुराद सईद साहब ये बात कर चुके हैं महंगाई के ऊपर। जी नदीम कुरैशी साहब, पॉइंट तो है सहर कामरान साहिबा ने जो कहा है कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है और बाकी रहनुमा कहते हैं कि हम महंगाई की वजह से हार गए। देखिए मैं आयशा, मेरी बात थोड़ा सा शुरू में मुझे ऑडियो का प्रॉब्लम था, अभी ऑडियो ठीक है आपकी। पहली बात तो मैं आपको एक अर्ज करूं आपको कि इंतखाबात में पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीके में नहीं हारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तवक्को से कम सीट्स ली हैं और ये दोनों जमातों के जो दोस्त हैं, अभी इनको बड़ा गुस्सा आएगा, इन्होंने कितनी सख्त बातें की हैं और मैंने कोई सख्त बात ना करनी है ना इनको सख्त बात का जवाब देना। ये दोनों जमातें वहां कहां एग्जिस्ट करती है? पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का तो गलबन 1 या 2 मेयर या चेयरमैन जीते हैं केपीके में। ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तू कौन मैं खामखा। अगर वहां जेयूआई को लोगों ने वोट दिए,
आज भी आप डाटा उठाकर देखें, तमाम वोट्स का रिजल्ट देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिसने हाईएस्ट वोट ली है। सीटों की तरतीब, सीटों की जीत, नदीम कुरैशी साहब, वो मैं आपकी बात का एक जवाब दे दूं ना, वो कहते हैं कि ये पीडीएम की कामयाबी है और पीडीएम में शामिल जो तमाम जमातें हैं उनकी कामयाबी है ये। देखें मैं आपको एक अर्ज करूं, हमने चीजों को पॉजिटिव भी देखना है कि फर्स्ट टाइम किसी हुकूमत ने इदारों में दखल नहीं दिया। मैं ऑन ईयर बैठ के कह रहा हूं, मुझे मेरा लीडर टारगेट दे कि ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारी बात मानेगी और मुझे दे कोई बाई इलेक्शन, ये एक इलेक्शन जीत जाए ना, मैं अपनी असेंबली की सीट छोड़ दूंगा। ये देखें, पाकिस्तान में हमेशा से ये रिवायत रही है कि हुकूमतें अपनी मर्जी का रिजल्ट लेती रही हैं। ये गैर रिवायती शख्स है जो पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसने जो वादा किया वो पूरा किया। बातें करना, इल्जामात लगाना बड़ा आसान है, किसी को गाली देकर ये कहना जी ये गालियां बकते हैं, ये बड़ा आसान है। हमने देखना यह है कि उस शख्स ने क्या वादा किया था कि मैं बेसिक डेमोक्रेसी मजबूत करूंगा कि आप पीएमएलएन की पंजाब गवर्नमेंट में, यानी आप ये कह रहे हैं नदीम कुरैशी साहब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है तो फिर तो आवाम ने तो रिजेक्ट कर दिया ना पीटीआई को। देखे मैं तो ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूं, अपने हल्के में मौजूद हूं। मैं तो अवाम की इस राय को इज्जत देता हूं, एहतराम देता हूं। ये है सही वोट को इज्जत देना। लम्हा फिक्रिया नहीं है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब सुन तो लेना, मैं सुन रही हूं आपकी बात, जवाब भी तो दूंगी ना। मेरे सूबाई हल्के में माजी में जो लोकल बॉडी इलेक्शन पीएमएलए ने करवाए, एक यूनियन काउंसिल, उसका नाम 30 है, वो 8200 की आबादी पर, 8200 लोगों की आबादी पर, और उसके साथ यूनियन काउंसिल 20 है, 34,000 लोगों की आबादी पर बनाई गई। मतलब माजी में लोकल बॉडी की हल्का बंदियां मर्जी से करवाई जाती थी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके इलेक्शन जीते जाते थे। मैंने जो बात की है मैं उसका रिटर्न प्रूफ देता हूं। यहां सब कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया, गवर्नमेंट ने सिर्फ उनको सपोर्ट किया, इलेक्शन करवाने में उनकी मदद की। अगर नताइज महंगाई की वजह से और लोकल बॉडीज में लोकल ग्रुपिंग होती है, बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो जहां पर लोगों ने अपनी मकामी मामला को देखते हुए फैसले करने होते हैं। इसका यह मतलब नहीं है, यहां 2001 भी लोगों को याद है कि जब पीएमएलए ने पूरे मुल्क में 17 नेशनल की सीट्स ली थी, इंतखाबी नताइज आ जाते हैं, बिलावल भुट्टो भी लियारी वाली सीट आ रही है। अच्छा नदीम साहब, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप समझते हैं पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है? जी, आप समझते हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है? देखिए, हमने कंपैरिजन अगर करना है, मैं चूंकि हमेशा कोशिश ये करता हूं कि वही बात कहूं जो मैं फेस कर रहा हूं। मैं खुद भी महंगाई का विक्टिम हूं, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है। मैं अगर ये कहता हूं ये महंगाई नहीं है, ये झूठ है। महंगाई बढ़ी, लेकिन क्या ये गवर्नमेंट ने बढ़ाई है? क्या ये जो शिपिंग चार्जेस जो दुबई से या दुनिया से जब पाकिस्तान चीजें इंपोर्ट करता है, उसकी जो शिपमेंट चार्जेस बड़े 4 गुना हुए। जो चीज दुबई से पाकिस्तान में 2017 में $2000 के एवज आया करती थी, आज नदीम कुरैशी साहब, अवाम तो यही समझते हैं ना कि महंगाई के लिए फैसले कौन करता है, चीजों की इंपोर्ट के फैसले कौन करता है, ये हुकूमत ही करती है ना। तो अवाम तो यही समझते हैं, अवाम को तो नहीं पता कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या सिचुएशन है। हुकूमत वक्त से ही जवाब तलब करेंगे ना वो। देखिए आयशा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से कतई इख्तलाफ करूंगा ना, मैं ना आपकी बात से को रोकूंगा। ये बिल्कुल ठीक है, हुकूमत वक्त जिम्मेदार है। और पाकिस्तान के वजीर आजम ने ट्वीट किया और ओन किया। आपने इसको इस हेल्दी साइन को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया कि यहां तो जो हारता था वो इल्जाम सबसे पहले मैंने अपने इंट्रो में सबसे पहले यही बात की थी कि ये बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्सेप्ट किया अपनी डिफीट को। मैंने अपने इंट्रो में ये बात की थी। लेकिन एक बात बता दें, उसके बाद मैं अपने अगले मेहमान की जानिब जाती हूँ। आप समझते हैं कि जो टिकट्स तकसीम किए गए थे बल्दियाती इंतखाबात में, वो ठीक हुए थे तकसीम? देखिए, मैं टिकट्स के हवाले से आपको कर्ज कर दूं, बहुत बड़ा इशू होता है गवर्नमेंट पार्टी के लिए। गवर्नमेंट पार्टी के पास बहुत सारे लोग होते हैं टिकट्स के उम्मीदवार। मैं अब एक प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर हूं। मेरी यूनियन काउंसिल्स में जो मेरे हल्के में आती हैं, 6 उम्मीदवार एक ही यूनियन काउंसिल से हैं। जब आप एक ग्रुप को टिकट अलॉट करते हैं तो 5 ग्रुप डिसऑर्ड होते हैं और ये लोकल सफबंदी हो जाती है। इतनी बड़ी खुशियों की बात भी, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कश्मीर में इलेक्शन जीते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियालकोट का इलेक्शन जीता है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्जाम लगता है कि वो
सियासी वर्कर जो है, जो रियल सियासी वर्कर है, उनको टिकट नहीं देते। टिकट मिलती है असद कैसर साहब के भाई को, शहराम तरकई साहब के चचा को, परवेज खटक साहब के बेटे को, अली अमीन गंडापुर साहब के भाई को, इफ्तिखार खान मेहमन साहब के बेटे को। लोग ये कहते हैं, ये तासुर है कि क्योंकि जो पॉलिटिकल वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनको टिकट नहीं दी जाती, इसलिए वहां से हार जाते हैं। देखिए आयशा, ये मारूसी सियासत नहीं है, ये मारूसी सियासत नहीं है। देखिए मैं, अच्छा सुन तो ले, ये पूरे मुल्क का मसला है। यहाँ टैलेंट नहीं है या लॉबी सिस्टम है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी अलविये का शिकार है। मुझे तो ये बात कहने तो फिर आप इस चीज को मान लेना कि आप जो तब्दीली की बात करते थे वो तब्दीली नहीं आई है। आप लोग भी वही सब कुछ कर रहे हैं जो बाकी सियासी जमातों पर आप इल्जाम लगाते रहे। देखिए मैं समझता हूं इमरान खान ने बतौर एक फर्द के जो स्ट्रगल 22 साल की और फिर पिछले 3.5 साल में जिस तरह से इन सारी चीजों को फेस किया, विद इन द पार्टी भी, आउटसाइड द पार्टी भी, उस शख्स ने अपनी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब अगर एक शख्स को लोकली उसकी अपनी पार्टी में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, और मैं आज भी आपको आपके चैनल के तवज्जुह से बबांग दोहल कह रहा हूं, मुझ समेत 98% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गवर्नमेंट में है वो इमरान खान के नजरिए की पॉपुलैरिटी कैच करवा रहे हैं। उनमें से 98% लोग ऐसे हैं जो अगर इमरान खान के साथ ना हो या किसी बड़ी पार्टी में ना हो, अपनी जाती सीट नहीं जीत सकते। लेकिन ये हमारी पॉलिटिकल सिस्टम का प्रॉब्लम है। हमारी पॉलिटिकल सिस्टम का यही सबसे बड़ा इशू है। यहाँ टैलेंट नहीं है, यह लॉबी सिस्टम है। बहुत सारे इश्यूज हैं जो विद इन द पार्टी मैं भी फेस कर रहा हूं और लोग भी फेस कर रहे होंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं ना, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, बहुत सारी चीजें जब आप बड़े लेवल पे अलमिया ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानती नहीं है इस बात को। 3 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, तब्दीली कोई हमें नजर नहीं आ रही, और अब आप लोग ही बैठकर ये कहते हैं कि ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा है। तो फिर इलेक्शन से पहले जब ऑपोजिशन में थे तो आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल आगे बढ़ती हूँ मैं। दानियाल चौधरी साहब, पहले आपको सेनेट में पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किया, वहां पर वो इलेक्शन जीती। उसके बाद अब बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं तो यहाँ पर JUI जीती है। आप लोगों का क्या फायदा हो रहा है? ये सब पार्टियां आपकी जमात को क्यों इस्तेमाल करती जा रही हैं? देखें जी आयशा, इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है और वो ये है कि हमारी चाहे जो मर्जी आउटकम हो, कोई पार्टी जीते हारे, खाली अवाम को ये मैसेज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक काम कर रही है, और वो बार बार ये कर रही है कि अवाम को आईना दिखा रही है इनकी झूठी नाअहलियों का, इनकी इस हुकूमत का कि जिन्होंने झूठे वादे किए। अभी मेरे भाई ने बोला कि महंगाई, ये किस महंगाई की बात कर रहे हैं? ये मुझे बताएं कि शुगर कमीशन जिसमें बताया गया कि किस तरह पैसा बनाया गया और अरबों रुपया खाया गया, क्या हुआ उस रिपोर्ट के ऊपर? वो जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो आटे के ऊपर थी, जहाँ ने कहा 7 लाख टन आटा स्मगल हुआ जिसकी वजह से प्राइस हाइक हुई, उसका क्या हुआ? वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जिसने कहा कि आपको रशिया से $89 पर टन सस्ता आटा मिल रहा था, लेकिन तब आपने कहा कि हमारे पास एक्सेस आता है, बम्पर क्रॉप पे आपने नहीं खरीदा, और उससे 1 महीने बाद आप $369 पर टन खरीद रहे हैं, जहां $89 पर टन आपने नुकसान किया और जहां अरबों रुपया पाकिस्तानी अवाम का लगा और फिर आटा महंगा बेच रहे हैं। ये किसकी गलती है? ये किसकी इनकॉम्पिटेंस है? ये किसकी नालायकी नाअहली है? यानी दानियाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपकी जमात का मकसद ये है कि हुक्मरान जमात को एक्सपोज किया जाए, चाहे नून लीग जीते या ना जीते, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, नून लीग जीते ना जीते, यहाँ जीत पाकिस्तान की है, यहाँ जीत पाकिस्तान की आवाम की है, क्योंकि ये नाअहल, नाकाम, इनकॉम्पिटेंट, if they stay in power, Pakistan's economy will come to a point where there is no return. वहां हमारी मैशत वहां आके खड़ी हो जाएगी जहां रिटर्न वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमारी मैशत वहां आके, मुल्क वहां आके ना खड़ा हो जाए। आप अभी अपने घर वालों से पूछे और पूछे गैस का क्या हाल है, गैस आ रही है या नहीं आ रही? 3 टाइम मुश्किलों से आती है, और वो भी घंटा 1.5 घंटा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि दिस इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट failed to procure LNG on time। जब दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जनवरी में, फरवरी में, मार्च में खरीदे थे, ये शहनशाह अगस्त और सितंबर में अपनी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, और अभी भी 3 इनको टैंकर्स शॉर्ट है बिकॉज वी कुड नॉट फाइंड देम। उसकी वजह से गैस की लोड शेडिंग, बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस डालनी थी, इट्स बीन फोर्थ ईयर इन अ रो। मुझे पूछे ट्रांसमिशन लाइंस का अभी तक क्या काम किया है? ये रोड, बनी हुई रोडें बनाते हैं और फिर तोड़ते हैं, बनी हुई रोडें बनाते हैं और फिर तोड़ते हैं, और लोगों को झूठे वादे और झूठे बातें कर रहे हैं। देखिए, आज भी पाकिस्तान की आवाम उस वादे की मुंतजर है कि जो इन्होंने कहा था कि गवर्नर हाउसेस की दीवारें कराएंगे,
प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बनेगी, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के बजट खत्म करेंगे, हम गाय और भैंसे रख के अपने मुल्क की दूध बेच के मैशत बेहतर करेंगे। नहीं, वो दानियाल साहब वो ये कहते हैं अब कि ये जो दो जमातें मुल्क का हाल करके गई थी, हमें उसको ठीक करने में इतना टाइम लग रहा है, इसलिए इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं है। क्या ठीक किया है मुझे बताएं ना, मुझे बताएं। वो कह रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, टाइम पूरा करने दें। करप्शन करते हैं, मुझे बताएं कि आपकी इंटरनेशनल करप्शन किस तरह मॉनिटर होती है। एक होती है CPI करप्शन प्राइस इंडेक्स। जिस साल हम हुकूमत छोड़ के गए हम 119 नंबर पे थे CPI में, आज इनके 4 साल होने पे ये 124 में 180 मुल्कों में से ये 6.6 मुल्कों पे ऊपर चले हैं करप्शन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है सहर साहिबा, आपकी जमात में बड़ी शमूलियत हुई थी खैबर पख्तूनख्वा नौशहरा से, हुक्मरान जमात के ही एक रहनुमा जो है वो शामिल हुए थे, तो ये रिजल्ट जो है ये रिजल्ट भी तब्दील नहीं कर सका। ये जो शमूलियत हुई इसने भी कोई खातिर ख्वाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फेवर नहीं किया इन इलेक्शन में। देखिए आयशा, बात यह है कि यकीनन पीपल्स पार्टी का वोट बैंक रिवाइव हो रहा है और ज़रूर होगा। और आपको पता है कि जिस किस्म के हालात रहे पीपल्स पार्टी के साथ, सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि पीपल्स पार्टी एक लिबरल अप्रोच रखती है और जहाँ पे मजहबी रुझानात की बुनियाद पे भी वोट पड़ते हो वहाँ पीपल्स पार्टी के लिए ज़रा स्पेस थोड़ी सी श्रिंक भी होती है। और मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जिस तरीके से जो है हम देख रहे हैं कि अवाम का शऊर जाग रहा है और अवाम की समझ में आ रहा है कि ये जो धोखा उनके साथ हो गया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यकीन जो है इसका हम रिजल्ट देखेंगे जो है वो जनरल इलेक्शंस के अंदर। और अब हमने ये भी देखा कि इलेक्शंस के ऊपर जिस तरीके से जो है कई हलकों में जहां हम समझ रहे थे कि बेहतर हमारे रिजल्ट्स आ सकते हैं, वहां पे खूनरेजी भी हुई। और बहरहाल मैं समझती हूँ कि वो पार्टीज भी जो कि फाटा मर्जर के हक में बात कर रही थी, उसके भी अगेंस्ट एक सोच उन इलाकों में पाई जाती है क्योंकि हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। वो जो वादे उनसे हुए थे वो वादे पूरे नहीं हो सके। पीपल्स पार्टी ने तो जब आप देखें सवात में ऑपरेशन हुआ था तो हमने जो रिहेबिलिटेशन की बात की थी, लोगों को वक्त पर उनके घर भेजा था, उनको रिहेबिलिटेट किया था और एक नेशनल कंसेंसस था कि हमें इनको रिहेबिलिटेट करना है। मगर फाटा के जो मर्जर के बाद जो उनसे वादे थे उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। तो लोग जो उसके मुखालिफ थे वही समझते हैं आज भी कि जो है ये एक गलत उनके साथ हो गया और उनके वादे पूरे नहीं हुए। तो मैं अच्छा, ये जो दूसरा मरहला होना है अब बल्दियाती इंतखाबात का खैबर पख्तूनख्वा में, उसके लिए आप क्या समझती हैं कि इसी तरह के रिजल्ट्स होंगे या पीपल्स पार्टी इससे बेहतर परफॉर्म करेगी नेक्स्ट फेज में? उसके लिए तैयारी कैसी है? देखिए पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा जमहूरी तसलसल जो है उस पर बिलीव करती है और एक जमहूरी पार्टी जो है हमेशा तैयारी में होती है। हम जो है इस तरह से झूठ बोल के और झूठे ऐलानात और गुमराह करने की कोशिश नहीं करते। हम जरूर ही समझते हैं कि हमें अपने वोट बैंक को ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज करना है और पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है मकामी भी और जो मेन लीडरशिप है वो भी अवामी राब्ते में है। यकीनन इसके रिजल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आएंगे। आप ये देखें कि दहशतगर्दी की जो सबसे बड़ी शिकार जमाते रही हैं उससे पीपल्स पार्टी और ANP रही है। क्योंकि जब हम बात करते थे इत्तेदाल पसंदी की, हम बात करते थे रेडिकलाइजेशन के खिलाफ और एक ऐसी सोच बन गई थी इन पूरे सालों के अंदर जिसके नताइज पूरे पाकिस्तान ने भुगते। हमारी बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद बीबी हमारी जो है उन्होंने दहशतगर्दी को ललकारते हुए अपनी जान का नजराना दिया। तो यकीनन ये इश्यूज हैं और हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो है वो चीजें बेहतर होंगी, अवाम के अंदर शऊर पैदा होगा, वो इस बात को देखेंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो इंतहा पसंदी में है या पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है उसी तरह के पाकिस्तान में जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। स्लो एंड स्टेडी इंप्रूवमेंट की बात हो रही है। ठीक है, आप ये देखें कि हमने पंजाब में भी अपना वोट बैंक रिवाइव किया। हमने कहीं पर भी इस बात लेके कहा कि हम जीते या नहीं जीते। हमने ये देखा कि हमारा वोटर जो है उसका एतमाद बहाल हो गया। हमने ये देखा कि हमारा वोटर जो है मुतहर्रिक हो रहा है। हमारे हाथ में पिछले जब से आप ये देखें कि हुकूमत आई, पंजाब की हुकूमत कभी भी हमारे पास नहीं थी। हम उस तरीके से ना जो है वो फंड्स कर सके। बिल्कुल, नो डाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था। इंतखाब हुआ था पंजाब के अंदर। हमें मजीद भी बात करनी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो एक बात की गई है, एक जलसा था या फिर अपने वो रहनुमाओं से खिताब कर रहे थे, उसमें उनको फार्मूले की पेशकश किसने की, किसने कहा कि आकर कोई फार्मूला बनाए और
हमारे साथ बात करें, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि पहले इस गवर्नमेंट को घर भेजें, उसके बाद हमसे बात करेंगे। कौन थे वो, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से जो कहा गया है कि उनके पास कुछ लोग आए और उन्होंने ये कहा कि कोई फार्मूला दिया जाए कि किस तरह से हम इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं, तो उन्होंने आगे से उनको इनकार कर दिया और कुछ शराइत उनके सामने रख दी। क्या कहना था साबिक सदर का, आइए देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करें। अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला वार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे, हम संभालेंगे। जी नाज़रीन, सुना आपने सहर साहिबा, ये किसकी बात कर रहे हैं साबिक सदर? किसने पेशकश की इस फार्मूले की, कौन गया उनके पास? देखिए आयशा, मैं किसी मफरूजे पे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, क्योंकि ना मेरी इस सिलसिले में जो है वो कोई पार्टी लीडरशिप तक बात हुई है, ना मैं इसकी कोई जो है वो तशरीह दे सकती हूँ। हाँ, ये बात जरूर समझ सकती हूँ जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि फार्मूलेज और इस किस्म की जो सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं, जिसका बाद में नताइज जो है वो मुल्क के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होते हैं, तो एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। ये मुझे जरूर मालूम है पीपल्स पार्टी की बुनियादी कारकुन होने की हैसियत से कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो जमहूरी प्रोसेस है उसी को तरजीह दी है, और यही वरना तो मैं आपको बताऊं कि अगर पीपल्स पार्टी इसको तरजीह ना देती तो शायद हम भी जो है इमरान खान अहमद न्याजी की तरह बैठे होते कहीं बाहर, और उस वक्त जबकि हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम आके पार्लियामेंट में ना बैठते और बाकी जमातों को कायल ना करते। अगर हमारी जमहूरी रिवायात के ऊपर भरपूर एतमाद ना होता तो हम भी जो है इसी तरीके से ललकारते और गैर जमहूरी तरीके से इनकी हुकूमत खत्म कर चुके होते। लेकिन बात यह कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी प्रोसेस को ही तरजीह दी है और वही रास्ता इख्तियार किया है। अगर आज मैं समझती हूँ कि हर तबका जो है वो परेशान है जिस किस्म के हालात हैं, इसमें आप ये देखें कि अभी OIC की कॉन्फ्रेंस हुई अफगानिस्तान के ऊपर, मैं समझती हूँ कि बहुत अहम मामला था। इमरान खान अहमद न्याजी उससे भी एक दिन पहले जो है एक इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के अपोजिशन को बुरा भला कहते रहे। उन्होंने इस बात की जरूरत नहीं समझी कि आप जो है वो ऐसे मौके पे अपोजिशन को भी एतमाद मिले, और मुझे अभी तक इस बात का समझ नहीं आया कि इतनी अहम कॉन्फ्रेंस के अंदर हम क्यों कश्मीर के ऊपर कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करा सकते। वो कह रहे मार्च में, उन्होंने कहा कि मार्च में जो OIC की कॉन्फ्रेंस होनी है, हमने कश्मीर का मामला उस कॉन्फ्रेंस के लिए रखा हुआ है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये बात आयशा मेरी समझ में नहीं आती कि एक कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है और उसके अंदर कश्मीर के इशू पे रेजोल्यूशन पास ना हो और वो मार्च पे चली जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि यहाँ तो कश्मीर के एम्बेसडर मौजूद थे ना, तो वो उनको करना चाहिए था। मैं समझती हूँ कि जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की बिल्कुल दुरुस्त की, बिल्कुल दुरुस्त की कि ये आर्टिफिशियल फॉर्मूलों के बजाय जो एक तरीकेकार है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का, वही होना चाहिए। क्या फॉर्मूले, ये कौन फॉर्मूले बनाता है सहर साहिबा, कौन ये फॉर्मूले बनाता है? फॉर एग्जांपल किस फॉर्मूले की बात कर रहे थे साबिक सदर? देखिए ये तो मैं समझती हूँ कि हम सब समझते हैं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम इंस्टॉल होते हैं, जिस तरीके से हाइब्रिड रिजीम्स बनती हैं, जिस तरीके से इंस्टॉल होती है, ये कोई पहली बात तो है नहीं। और यही हमेशा से अपोजिशन की जो एक सबसे बड़ी एक डिमांड है वो यही है कि एक फेयर एंड फ्री प्रोसेस के थ्रू इलेक्शन हो और उस अवाम जिनको मुंतखब करे उनको पता होगा ना कि हमने जाके अवाम को जवाब देना है। लेकिन आगे से जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैंने जो मेरे पास फार्मूले की पेशकश लेकर आए थे तो मैंने उनको ये कहा कि आपने फार्मूले बना बना के बुरा हाल कर दिया, पहले इस गवर्नमेंट को घर भेजें उसके बाद हम मुल्क को संभालेंगे। तो वो फिर जो लेकर आए थे बात फार्मूले की पेशकश, वो किस तरह से फिर उनको घर भेजेंगे? वो गैर जमहूरी तरीका नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल गैर जमहूरी तरीका नहीं होगा। आप ये बताएं जब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस में वोट ऊपर नीचे हो जाते हैं, आप ये बताएं जब इत्तेहादी एक दिन पहले तक कहते हैं कि हमें जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन जो है अमेंडमेंट्स के ऊपर या इन जो है लॉज के ऊपर, और वो फिर पास करा लिए जाते हैं। जब जो है लोगों को फोन कॉल्स आती हैं, जब धुन चाहती है तो यही चाहते हैं कि अब मजीद धुन ना छाए, अब इस किस्म के फोन कॉल्स ना आए और इस किस्म के फॉर्मूले ना बने, ताकि जो इंतखाब के जरिए हुकूमत मुंतखब होगी उसे पता होगा कि मैं अवाम को जवाबदेह हूँ, वो परफॉर्म करेगी। इस हुकूमत ने क्यों परफॉर्म नहीं किया? ठीक हो गया। दानियाल चौधरी साहब, आपसे किसी ने कोई फॉर्मूला मांगा है मुल्क को ठीक करने का?
PMLN से? देखिए जी, मुल्क को ठीक करने का एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है कि इस इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट को घर भेजा जाए। और वो जो झूठे वादे किए गए, जो उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को के साथ गलत बातें की, इनको घर भेजा जाए। देयर इज नो अदर वे टू रेक्टिफाई दिस। they've made a blunder, they've made a mistake, और उनको समझ आ गई है, इनको लाने वालों को भी, तो फिर सिलेक्टर्स को। आपकी बात और जरदारी साहब ने जो बात की है, सहर साहिबा जो बात कर रही हैं, आप तो फिर हम ख्याल हुए, तो फिर ये इतनी दूरियां क्यों नजर आ रही हैं PMLN में और पीपल्स पार्टी में? मिल के कोई तहरीक क्यों नहीं चलाते आप? तहरीक अदम एतमाद की पीपल्स पार्टी पहले बात करती रही, तो वो आप क्यों नहीं करते जमहूरी तरीके से इस हुकूमत को, या जो इसके जो स्पीकर हैं या वजीर आला हैं, इनको घर भेजा जाए? इसमें क्या बुराई है? पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी है। इनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना ओपिनियन है, और हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन है। लेकिन हम दोनों जमातें एक पॉइंट पे इकट्ठे हैं, और वो है कि इस हुकूमत को पाकिस्तान की आज सबसे बड़ी दुश्मन ना कोई बाहर की कुव्वत है, ना कोई और है, ये अपनी हुकूमत है। ये आज की सिटिंग गवर्नमेंट पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो पाकिस्तान को इस पोजीशन पे ले आई है कि हम OIC में कश्मीर का नाम लेने से हमारे पास हिम्मत नहीं है। हम अपने कशकोल उठा के फिर रहे हैं, वो सऊदी के पास जा रहे हैं, वो और मुल्कों के पास जा रहे हैं, एंड नो वन इज विलिंग टू गिव अस मनी। फॉर $6 billion वी हैव सोल्ड द एंटायर कंट्री टू द IMF। वी आर नो बेटर देन इजिप्ट, जहां हुस्ने मुबारक की हुकूमत को उन्होंने इनकलाबियों ने उठा के बाहर फेंका था, एंड विद इन 6 months द गवर्नमेंट वाज ऑन इट्स नीज, और एक नई हुकूमत आ गई थी और रजीम को बाहर फेंका गया। हजारों लोगों की जाने गई थी, लेकिन क्यों? क्योंकि उनसे भी यही गलती हुई जो इस हुकूमत ने की, कि जी ये नाअहल इनकॉम्पिटेंट लोग, बैड मैनेज्ड लोग, जिनकी कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, लोगों से झूठ बोलते रहे, और उस झूठ की बेस के ऊपर ये हुकूमत मिली इनको, और ये अपने वादों में डिलीवर नहीं कर सके। और इसका सारा वजन किसके ऊपर गिरा? वो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की मैशत के ऊपर, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। एंड द ओनली वे रेक्टिफाइज to send this government home, we call for an early election or an election. We call for a free democratic process to take follow for strengthening Pakistan. कौन भेजेगा इस गवर्नमेंट को घर? कौन भेजेगा? अवाम। हम लोग। अवाम क्या करेगी? कैसे? अवाम इनको घर भेजेगी, और अवाम step by step we are sending them home. Step by step. We started from local body, बल्दियाती, वो नॉर्मल इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस, फिर कैंट की इलेक्शंस, अब ये, और इंशाल्लाह अभी जब पंजाब में दूसरे बड़े इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन होंगे, ये वहां से भी हारेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, बाय द कमिंग ईयर, जब ये लोगों को बता ना सके हम सियासी शहीद हैं, ये कोई लोगों के पास, इनके पास यानी इंतखाबात के जरिए आप कह रहे हैं कि इनको घर भेजा जाएगा। ठीक हो गया दानियाल साहब, आपका पॉइंट आ गया। वेंटिलेटर हट जाएगा ना, वेंटिलेटर हट जाएगा तो ये खुद ब खुद गिर जाएंगे। अच्छा, अभी वेंटिलेटर है? वेंटिलेटर ठीक है जी। नदीम कुरैशी साहब, ये वेंटिलेटर के ऊपर चल रही है आपकी गवर्नमेंट? देखिए, पहले तो मैं जरदारी साहब के हवाले से एक अर्ज करूंगा। जरदारी साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले फरमाया था ईंट से ईंट बजा दूंगा, और उसके बाद वो दुबई वीजा लेके चले गए थे, और फिर कई माह के बाद वापस आए थे। ये उन्हीं के साथ, उन्हीं के इशारे कर रहे हैं। अभी सार बीबी मेरी बहनों की तरह से, मैं इनकी जाती तौर पर इज्जत करता हूँ, इन्होंने कहा जी पंजाब में हमारा वोट बैंक अब बड़ा बेहतर हो रहा है। तो इनसे पूछूंगा, इनका पंजाब का वोट बैंक गया कहां? ये बड़ा क्रेडिट लेते हैं। 2018 से 2013 तक पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा ड्रोन हमले हुए केपी में। ये सवाद में झंडा लहराने की बात करते हैं, और ये बड़ा हर उस चीज का क्रेडिट लेते हैं जिसमें पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने, पाकिस्तान की एजेंसियों ने कुर्बानियां दी। मैं अर्ज कर दूं, ये लोगों को सिर्फ ट्रैप करने की बातें हैं, ये सिर्फ ट्रैप कर रहे हैं। जरदारी साहब का स्टाइल है ना, इन्होंने एक डेमोक्रेटिक एक वो किया था मिसाक जमहूरियत, और उस पर बात जरदारी साहब ने कहा था ये कौन सा कुरान और हदीस है, ये लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। इन्होंने पंजाब में ये 2-4 हजार जो वोट लिए हैं पिछले बाई इलेक्शन में, वो भी पैसों के जरिए लिए हैं। मैं आपको दावे से कहता हूं, कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ, इनके कैंडिडेट को लाहौर में 2 वोट मिले। तो इतनी बगले बजानी नहीं चाहिए इंसान को। वो किसी शायर ने कहा है ना, कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद फूकों में फूल जाते हैं, ज्यादा फूका तो फूट जाएंगे। ये इतनी सी बात क्यों भूल जाते हैं? इंतखाबी नताइज में कल भी केपी में परसों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। अगर हमारी इनकम्पिटेंसी है तो इस मुल्क में 3-3, 4-4 बार हुक्मरान रहने वाले लोग मुल्क से बाहर ना हो, लोग क्वेश्चन ना कर रहे हो। लोगों ने सब कुछ होने के बावजूद पीपल्स पार्टी
और पीएमएलएन को वोट नहीं किया, ये ग्राउंड रियलिटी है आपके साथ। यानी ये जो बात कर रहे हैं साबिक सदर जो बात कर रहे हैं, इसके बाद कोई तशवीश तो नहीं पाई जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत को लाने वाले अब हमसे फॉर्मूले मांग रहे हैं। सुने जी आयशा जी, ये खुद वेंटिलेटर पे हैं, ये रीजनल पार्टीज बन गई हैं, एक सेंट्रल पंजाब की अपर साइड की और एक इंटीरियर सिंध की। ये सिर्फ लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। ये 5-7 हजार वोट बाई इलेक्शन में ज्यादा ले लिया, 2000 फी वोट देकर। आपके मीडिया ने दिखाया, पूरी दुनिया ने दिखाया, उस पर ये कहते हैं पंजाब में हमने रिवाइव कर लिया। पूछता तो मैं हुआ है, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूं ग्रास रूट लेवल का, मुझे बाप दादा से पॉलिटिक्स नहीं मिली। मैं पूछता हूं इनका वोटर गया कहां? वो हज स्कैंडल, एफर्डीन स्कैंडल, एनएलसी स्कैंडल, पाकिस्तान की हिस्ट्री में करप्शन के जो आलमी रिकॉर्ड 2008 से 2013 तक की गवर्नमेंट ने करार दिए, जब अंधेरों में डूबा हुआ ये मुल्क था, जब जब इन्होंने सीएनजी के जो लाइसेंस थे वो रेवड़ियों की तरफ बांटे। आज ये कहते हैं गैस नहीं आ रही है, बिजली के रेट बढ़ गए हैं। अल्लाह का खौफ करे। ये जिन अंधेरों की आप बात करें, उन अंधेरों से निकाला किसने था, ये भी बता दें जरा। अच्छा चलें, एक बात बताएं, आज तो अंधेरे नहीं है ना जी, कंटिन्यू किसने किया? जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट खत्म हुई तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी आखिरी स्पीच में कहा था अब पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है, लोड शेडिंग जाने ये कौम जाने। इसका मतलब है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने काम से ना सिर्फ इस मुल्क को अंधेरों से निकाला और काम को आगे बढ़ाया। लातादाद काम है। असल में अब ये शोर नहीं मचाएंगे तो क्या क्या बात करेंगे? कोविड जैसी वबा जिसपे वो कहते हैं कि हम घर भेजेंगे इंतखाबात के जरिए और अगला जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें कहते हैं पीटीआई का सफाया हो जाएगा। देखें जी, देखें, किसी को ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। जिस्मानी हालत के साथ साथ बाज़ों का ज़हनी हालत भी डिस्टर्ब हो लेकिन सकती है। जो ज़िमनी इंतखाबात में सूरत सुने ना नदीम कुरैशी साहब, जो ज़िमनी इंतखाबात में हो रहा है, जो बल्दियाती इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, इससे पहले कई इलेक्शन ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है, तो आपको लग रहा है खास तौर पर महंगाई की सूरत हाल, अवाम सबसे ज्यादा मुतासिर किस चीज से होती है? महंगाई से। वो आप लोग मानते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, तो फिर कैसे आप वोट्स लेंगे अवाम से? देखिए आयशा, कौमों पे, हुकूमतों पे इंटरनेशनल हालात के इफेक्ट्स आ जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी हुकूमतें थी पूरी दुनिया में डिस्टर्ब हुई थी। ये कोविड की वबा इस सेंचुरी में सबसे बड़ी वबा आई है। अभी आप चिल्ली में तो इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है, चिल्ली में भी महंगाई के खिलाफ एजिटेशन हुई है, 12 लोग मारे गए हैं वहां, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई है। आप पूरे यूरोप में लोगों से पूछे, मैं कह रहा हूं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला महंगाई से है, अपोजिशन से नहीं है। इनके तो जाती केसेस में इनको भी रिलीफ दे देंगे, स्कूल में आ जाएंगे। आपने यही समझा था शायद, इसीलिए आप खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इंतखाबात की जो पहला फेस है उसमें हार गए हैं। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूँ। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने एक बयान दिया जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में, वो हम सुनते हैं, उसके बाद आके मैं नदीम साहब आपसे सवाल करूंगी। जेकेटी जो पूरा ग्रुप है, जो एक ग्रुप बना था, अगर जेकेटी खुद जहांगीर खान तरीन को फैसला करते हैं तो वो पूरा ग्रुप उनके साथ जाएगा? इस पंजाब असम्बली के अंदर जितने मेरे दोस्त हैं वो मेरे साथ हैं, उनका मेरे पे एतमाद है और वो हमारे साथ कंफर्टेबल हैं, कोई इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं। जी नदीम कुरैशी साहब, ये जहांगीर तरीन ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है? देखिए जी, मैं पहले अर्ज करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम पार्लिमानी पार्टी इंटैक्ट है। जहांगीर तरीन ग्रुप का उस वक्त तक इशू था जब तक तरीन साहब के मैटर चल रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग, अब ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अरकान असेंबली ऑन बोर्ड थे और आज भी ऑन बोर्ड है। ये तो शोशे छोड़े जाते हैं ताकि कोई ना कोई माहौल में खबर रहे, खबरियत होगी तो अपोजिशन की दाल गलेगी। और जहां तक हमारा लोगों का ताल्लुक है, ये सब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट पर आए हैं, इमरान खान के वोट पर आए हैं। इमरान खान के नजरिए ने लोगों को कन्विंस किया था कि इनको वोट दिया जाए और आने वाला वक्त साबित करेगा कि इमरान खान ने हमेशा चैलेंजेस का मुकाबला किया है। इस चैलेंज से भी वो निकलेंगे, वो चीजों से बाखबर है, वो छुपे नहीं है किसी बात में। उन्होंने ट्वीट करके केपी के इलेक्शन को अगर ऑन किया, इट मींस ये तब्दीली है, ये वो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है जो कभी माजी में हमने नहीं देखा। हमने तो हमेशा ये सुना जो हार गया उसने इल्जाम लगा दिया जी मेरे साथ जुल्म हुआ है। उसने ना पाकिस्तान की आला इदारों को देखा, ना पाकिस्तान के सेंसिटिव हालात को देखा, हर चीज को थ्रेट किया, इदारों के चीफ्स को, सर्विस चीफ्स को, उनको की। ये पहला मौका, पहला दिन
जमहूरियत के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। मैं आप लोगों से कहूंगा कि अपोजिशन की इस महंगाई की प्रोपगेशन को फैलाने की बजाय लोगों को ठीक है नदीम साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे दानियाल चौधरी साहब से एक जरा सवाल पूछना है कि इस वक्त PMLN में अगला वजीर आजम कौन होगा, इसका फैसला हो क्यों नहीं पाया। मरियम नवाज साहिबा ने आज बात की मीडिया से, वो सुनते हैं जरा, उसके बाद बात करते हैं इस पे। शहबाज शरीफ साहब का मेरे से जो रिश्ता है वो एक बाप बेटी का है, लेकिन कतई नजर इससे शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो जमात है, जब वक्त आएगा तो जमात फैसला करेगी, लेकिन जमात ने अपना फैसला जो है नवाज शरीफ साहब को दिया हुआ है। मैंने भी इख्तियार नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। जी दानियाल चौधरी साहब, ये कौन होगा अगला वज़ीर आज़म, ये इतनी पर्दादारी क्यों हो रही है, क्यों अगला वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा मुस्लिम लीग नून से? देखें जी, मुस्लिम लीग नून हमेशा अपने पत्ते टाइम आने पे दिखाती है, और जब समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी। जब मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मेरा और शहबाज साहब का रिश्ता वालिद का है, तो दैट इज़ मोर देन इन फ्यू वर्ड्स शी सेड व्हाट शी हैड टू। और इसी तरह जब उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ की उसी तरह इज्जत करते हैं जिस तरह अपने वालिद की कहते हैं, दीज फ्यू वर्ड्स हैव सेड इनफ, दैट इज रिक्वायर्ड। और इस फैमिली में, इस घर में बड़े छोटे की इज्जत है, और जो मियां नवाज शरीफ का फैसला होगा हमेशा वही फैसला पार्टी के तमाम क़यादत, पार्टी के तमाम लोग लबैक करते हैं। लेकिन वंस अगेन शहबाज शरीफ साहब अभी फैसला नहीं हुआ है, शरीफ साहब इज द सीनियर मोस्ट पर्सन इन द पार्टी, और इंशाल्लाह वक्त आने पे मियां नवाज शरीफ साहब ये फैसला खुद करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने। वक्त हमारे पास खत्म हो गया नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मरतबा फिर हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।